फोटो भी आती मोहतरम मुक़ाम वाली जनाब प्रोफेसर कट्टी वाली हुसैन साहब, आली जनाब फेरोज खान साहब लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी मशीराबाद, आली जनाब इमरान कुरैशी साहब, मेरे अजीज दोस्त जनाब अब्दुल वाहिद अली साहब डायरेक्टर 9 टीवी, जनाब अकबर अली साहब, सामाईन कराम, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं, आज का ये प्रोग्राम नेशनल फार्मर्स डे के उन्वान से मुनाकिद किया जा रहा है। पेशो मुकर्रमीन ने आपको बताया कि 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस मनाया जाता है, जो साबिका वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह के यौम पैदाइश पर होता है, जिन्होंने सारी जिंदगी किसानों के लिए जद्दोजहद की थी और उन्हें एक मुकाम दिलाने के लिए रात दिन कोशिश और तकल्लुफ़ करते रहे हैं। आप जानते हैं, किसी भी मुल्क, किसी भी कौम की तरक्की के लिए उसके किसानों का ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होते हैं और हमें इस तनाजुर में देखना चाहिए। जब किसान खुशहाल होगा तो मुल्क भी खुशहाल होगा, लेकिन मौजूदा दौर में बाज़ दफा ऐसा होता है कि किसान परेशानी का शिकार हो जाता है और फसलों की तबाही, सैलाब का आ जाना या किसी किस्म की बीमारी का फैल जाना उसके तमाम मज़ाहिर को चिकनाचूर कर देता है। हमें चाहिए कि हम किसानों के मसाइल को हमेशा मद्देनजर रखें। ये नहीं है कि सिर्फ वही लोग किसान का काम अंजाम दें जिसके बाप दादा किसान थे, बल्कि मौजूदा दौर में ज़िराअत, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से, रोबोटिक्स की मदद से, जदीद मशीनरियों की मदद से, नए ट्रैक्टर सिस्टम की मदद से, नए पंप्स की मदद से बहुत सारे काम हम अंजाम दे सकते हैं। हमें चाहिए कि हम जब इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिसिन करते हैं, लॉ करते हैं, हमें साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि ये भी एक अहम तरीन शोबा है। इसलिए कि एक आलिम साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि इंसान के हाथ को जो निवाला आता है वो 360 मराहिल से गुजरने के बाद आता है। जिस तरह किसान जमीन खोदता है, बीज अंदर पेरता है, हल चलाता है, पानी देता है, रात दिन कई दिन तक मुख्तलिफ किस्म के पेस्टिसाइड्स उस पर डालता है, जब अनाज उगता है फिर वो धान उसकी सफाई होती है, मिलों में वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरता है, मार्केटों को आता है, ट्रांसपोर्ट नज़्म हर जगह दुकान तक पहुंचती है, फिर चूल्हे तक आकर पक कर तुम्हारे हाथ में निवाला आने तक 360 मराहल होते हैं। तो इतनी अजीम तरीन शय की बुनियाद जो शुरू करता है वो असल में किसान है। हमारे किसान भाइयों को गैर यकीनी मौसमी आली तब्दीली, पानी की किल्लत, आबियाशी के मसाइल, महंगे बीज, खाद, ज़राई अद्वियात, खर्च का बोझ, पैदावार का मुनासिब कीमत न मिलना, ज़ख़ीरा और नक़्ल व हक़्क़ के मसाइल होते हैं। ज़राई मालूमात की उन्हें कमी होती है, जदीद टेक्नोलॉजी से उन्हें वाकिफ़ियत नहीं होती, कुदरती आफत और फसल बीमा की नाकाफी सहूलियत, ज़राई ज़मीन का सुकर जाना और सबसे अहम बात नौजवानों को इसकी कोई दिलचस्पी न होना भी हमारे लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि मौजूदा दौर में जदीद ज़राई मशीनरियां जिसमें जदीद ट्रैक्टर्स हैं, पावर ट्रल है, सीड ड्रिल मशीन है, जीरो टिल्स मशीन है, रेपर और हार्वेस्टेशन मशीन है, कंबाइन हार्वेस्टेशन है, स्पॉट स्प्रे मशीन आती है, ड्रिप और स्प्रिंकलर आबियाशी निजाम है, सोलर पंप सेट है, थ्रेशर मशीन है, टिल्चिंग मशीन है और फिर सबसे ज्यादा जदीद चीजें जो आई हैं वो हमारी रोबोटिक्स है। एक पुतला बना दो, वो 1000 किसानों का काम करेगा और बहुत तेजी से मिनटों में कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग चिप सिस्टम उसमें फिट कर दिया जाता है
और फिर वो बहुत तेजी से बहुत से काम मिनटों में अंजाम देता है। इसी तरीके से आपको अभी मेरे दोस्त ने सुनाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, काश खाली सदका है, सदका जारिया है, इसको आपने सदका करार दिया। कि कोई किसान ऐसा नहीं जो कोई पौधा लगाए, खेती करे, फिर इसमें से कोई इंसान परिंदा या जानवर खा ले तो वो उसके लिए सदका बन जाता है। फिर इस्लाम ने किसान की मेहनत को हलाल करके माश करार दिया। इस्लाम में किसान से नाजायज टैक्स लेना मना करार दिया गया है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक 2019 में एक जरिए किसान की औसत आमदनी सिर्फ 10,218 रुपए थी। ये हमारे मुल्क के किसान हैं जो 140 करोड़ लोगों के लिए रात दिन अजनास पैदा करते हैं। चावल, जवार, तरकारियां, मेवे, दूध, तेल, घी, मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हम ऐशो इशरत नाज़ो नेमत के साथ अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाते हैं, ये तमाम की तमाम उन भाइयों की मेहनत है। वो फार्मर्स, वो किसान जो रात की अंधेरे में, दिन के उजाले में, गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करते हुए, चाहे बारिश का मौसम हो, धूप का मौसम हो या कोई सर्दी का मौसम हो, वो उठते हैं और अपने खेत में चले जाते हैं और रात दिन जिरात करके हमारे लिए ये तमाम चीजें मुहैया करते हैं। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में किसानों की ने जीडीपी में 16 से 18% तक कंट्रीब्यूशन किया और ये बढ़ता जा रहा है, तकरीबन 20% तक उनका हिस्सा है जो हमारे मुल्क की तरक्की है। और फिर हिंदुस्तान में 40 से 50% आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसानों से वाबस्ता है। कोई कमाल खरीदता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन करता है, कोई लाकर होलसेल मार्केट में बेचता है, कोई महल्ले की किराना दुकानों में बेचता है। तो इस तरह 40 से 50% वो लोग हैं जो ये हमारे किसान भाई जो चीजें उगाते हैं उसको सारी दुनिया तक पहुंचाते हैं। फिर इसी तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसानों की मरूद मिन्नत है। शुगर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, पेपर, बायोफ्यूल, ये तमाम की तमाम चीजें हमारे किसान भाई हमारे लिए मुहैया करते हैं। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि किसान जिसको हम हकीर समझते हैं, जबकि वो हमारे मुल्क को चला रहा है, हमारे लिए ग़िज़ा का इंतजाम कर रहा है, हमारे लिए रात दिन जद्दोजहद करके बेहतरीन चीजें वो उगाता है और हम तक आती हैं। आज नंबर ऑफ फार्मर्स जो एस्टिमेटेड है, जो फार्मिंग में लगे हुए हैं, वो 11 करोड़ से 14 करोड़ लोग हिंदुस्तान में वो है जो सिर्फ फार्मिंग करके जी रहे हैं, जो फार्मर्स हैं। फिर वर्कफोर्स जो हमारा टोटल इंडियन वर्कफोर्स है उसमें 45 to 46% लोग हर 100 में इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं तरीके से। कोई सीड बेच रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, कोई डॉक्टर है जाकर इंस्पेक्शन कर रहा है, कोई स्प्रे कर रहा है, कोई ट्रैक्टर बना रहा है, कोई ट्रैक्टर बेच रहा है, कोई वाटर पंप बेच रहा है, कोई स्प्रे मशीन बेच रहा है। इस तरीके से 40 to 46% इंडियन वर्कफोर्स इसी काम में ही है, जबकि इसका हमें इल्म नहीं है। फिर जो लाइव स्टॉक्स है जैसे कि डेयरी फार्मिंग है, काउज है, बफेलोज है, घी है, चीज है, गोट है, शीप है, एग है, मीट है, फिश है, ये तमाम की तमाम चीजें हमारे फार्मर भाई तैयार करते हैं। ये उनकी मेहनतों का नतीजा, इनकी फार्मिंग की वजह से हम तक पहुंचती है। फिर इसी तरीके से टिम्बर, बम्बू, मेडिसिनल प्लांट्स, टी, कॉफी, रबर, प्लांटेशन, मैंगो, एप्पल, जो मेवे हम खाते हैं घरों में बैठकर आराम से, ये हमारे किसान भाई खेतों में रात दिन जद्दोजहद करते हैं, तो ये बागवानी करते हैं, ये मेहनत और जुस्तजू करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस बात को गौर करें कि ये चीजें हम तक आसानी से पहुंच नहीं। फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें चाहिए कि हम गौर करें, हुकूमत को मशवरा दें कि ये चीजें हम किस तरीके से और मजीद आसान कर सकते हैं। क्योंकि मौजूदा दौर में अगर पढ़ा लिखा तबका भी फार्मिंग से वाबस्ता हो जाए तो हम अच्छी तरीके से मुल्क को डेवलप कर सकते हैं। आप दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाए, जैसे सऊदी अरब में तकरीबन जो बासमती राइस आता है वो इंडिया के पंजाब से आता है। जो उनका जो खबसात जो खाते हैं उस खबसात वो सारे का सारा उसमें पंजाब लिखा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, अच्छे बेहतरीन आम है, अच्छे मेवे हैं, सब के सब इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे किसान भाइयों की वजह से अरबों डॉलर इंडिया को आता है।
अच्छा फर्स्ट क्लास जो मेवा है और जो हाई क्वालिटी चीजें हैं वो अच्छे दाम से दुनिया को फरोख्त की जाती है। मीट एक्सपोर्ट में इंडिया आगे है। अगर काऊ ही नहीं होगी तो मीट कहाँ से एक्सपोर्ट होगा? फिर इसी तरह चीज है, घी है, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स हैं, ये तमाम की तमाम चीजें हमारे किसान भाइयों की मेहनतों का नतीजा है। अगर हम ये नौजवान नस्ल को जो यहाँ 20-25 नौजवान बच्चे बैठे हैं, हम अगर इनकी तालीम और तरबियत करें कि ये भी एक सेक्टर है जिसमें तुम्हारे लिए मुस्तकबिल है, ये भी एक सेक्टर है जिसको मॉडर्नाइज किया जा सकता है। बैरूनी मुल्कों में आप जाकर देखें, यूरोप में, अमेरिका में, नॉर्वे में, स्पेन में, किसानों के लिए बहुत सारे मौके उन्होंने फराहम किए। उसकी अहम वजह क्या है कि अगर किसान अच्छी सहूलतें किसान को दी जाएगी तो अच्छी चीजें उगाएगा, मेहनत करेगा और उससे पूरे मुल्क के लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, बीमारियां नहीं आएगी, पॉल्यूशन नहीं होगा, लोगों को अच्छी मियारी ग़िज़ाएं, मियारी मेवे, मियारी तरकारियां उनको खाने के लिए मुयस्सर आएगी। तो वो हुकूमतें जो इस बात को महसूस करती हैं वो किसानों के लिए सुपर प्रायोरिटी देती है, उनको लोग दिए जाते हैं, उनको मशीनें दिलाई जाती है, उनको लैंड दी जाती है, उनकी जरूरियात की तकमील की जाती है, उनके इंश्योरेंस कराए जाते हैं, उनकी फसलों की निगरानी के लिए स्पेशल फोर्सेस बनाई जाती है, जो मशीनें उन्हें दरकार है उसको टैक्सेशन फ्री कर दिया जाता है, कस्टम फ्री इंपोर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों के लिए बहुत सी सहूलतें फराहम। इन तमाम चीजों को हमें भी अपने मुल्क में लागू करना चाहिए। अगर हर सियासतदान इस बात को महसूस करता है कि किसानों के बगैर मुल्क अधूरा है, आप सिर्फ अगर एक आइटम की फार्मिंग रुक जाए, मिसाल के तौर पे प्याज रुक जाए तो हांडियों में प्याज नहीं रहे, सिर्फ टमाटर की टाइम की किल्लत होती है तो कई मसाइल पैदा हो जाते हैं, लोग टमाटर के बजाय केचप डालना शुरू कर देते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए वाफर मिकदार में 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो जो बिक रहा है, ये हमारे किसान भाइयों की मुखलिसाना जद्दोजहद का जो और भी उन लोगों को अगर मजीद साइंटिफिकली डेवलप किया जाए मुख्तलिफ महकूमों के जरिए से, तो ये मुल्क सोने की चिड़िया है। इसलिए कि हमारे अंदर हमारी जमीन में बेशुमार ज़खायर मौजूद है, हम दुनिया के बड़े हिस्से को सप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास रिजर्व है, हमारी जमीन के अंदर मुख्तलिफ चीजें मौजूद है जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है। हम वक्तिया जरूरत की तकमील कर रहे हैं और सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि पढ़ा लिखा तबका इससे दूर होगा। नौजवान नस्ल पहले फिर भी हम सुनते थे कि बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और बाप दादा की जमीन है, संडे को जाकर देख रहे हैं किसी की 50 एकड़ है। आज वो तमाम चीजें खत्म हो गई। एक तो लैंड वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से ये जो हमारी जमीनों की प्लॉटिंग सिस्टम आ रही है, महल्ले आबाद हो रहे हैं, तो सारे की सारी ज़राई जमीन उसमें घुस जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान एक वसीतरीन मुल्क है, जमीन की कोई कमी नहीं है, हजारों लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है। और हम इस सेक्टर को अगर मजबूत से मजबूत करें, हमारे किसान भाइयों के से तजुर्बे से फायदा उठाए, नई टेक्नोलॉजी को इसके अंदर दाखिल करें, तो हम बहुत ज्यादा हमारे मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस मुल्क के अंदर 50 करोड़ की आबादी इस जरिए से रिस्क कमा रही है, तो आप जानिए कि कितना वर्कफोर्स इसमें लगा हुआ है। और अगर इसको रोबोटिक्स में तब्दील किया जाए, जदीद मशीनरियां इस्तेमाल की जाए, फंडिंग इसमें की जाए, मालदार लोग इसमें सरमायाकारी करें और इसके ग्रोथ के लिए नए नए प्लान्स और नई नई स्कीमें तैयार की जाए, तो हम दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को हिंदुस्तान के जरिए से एक्सपोर्ट करके सैलाब कर सकते हैं। तो चुनाचे ये वो बातें थी जो यकीनन एक इंटेलेक्चुअल्स के लिए कारामद है। हम अगर सब मिलकर प्लान बनाकर हुकूमत को भी हम मशवरा दे सकते हैं, ऐसे किसान जो इससे दूर जा रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई कर सकते हैं, जिन बुजुर्गों की जमीनें हैं बाप दादाओं की, उसको हम फिर से री एग्रीकल्चर में डालकर काम आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस तारीख की हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी से वाबस्ता मसला है। ज़राअत हमारी जिंदगी से वाबस्ता मसला है। घी कहाँ से आता है, दूध कहाँ से आता है, तरकारियाँ कहाँ से आती हैं, ये फ्रूट जो हम खाते हैं कहाँ से आते हैं, ये गोल, ये मुर्गियाँ, ये तमाम की तमाम फार्मिंग होती है, तभी तो हमारे पास आती है। तो हम इस सेक्टर को आगे बढ़ाएं, इसके अंदर वसत के मौके देखें और इसको जहाँ तक हो सके फैलाने की कोशिश करें।
और ये भी सेक्टर हमारे दिमागों में रहे कि फार्मिंग भी एक सेक्टर है जिससे हम लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा तो हम उससे ले रहे हैं, लेकिन अगर हम भी उस तरफ तवज्जो दें तो हम इस मुल्क को मजीद खुशहाल बना सकते हैं, शहर को, रियासत को, मुल्क को और देश से गरीबी हटा सकते हैं। मैं इन्हीं चंद कलमात के साथ आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे उन्वानात पर यहाँ प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। और आज तशरीफ लाने के लिए मैं वाहिद अली साहब, डायरेक्टर प्राइम टीवी, जनाब फिरोज खान साहब और इमरान कुरैशी साहब, डॉक्टर हमारे कट्टी वादी हुसैन साहब और अकबर अली साहब और तमाम सामाइन का से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।